हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो ब्रांच अकाउंट्स हम लोग कर रहे थे और ब्रांच अकाउंट्स में जो मेथड हमने स्टार्ट किया दैट इज कॉल्ड डेटर्स मेथड या ब्रांच अकाउंट मेथड भी कहता हूं मैं इसको। तो बेसिकली हम लोग इसमें एक ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है? ये बनाता है हेड ऑफिस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो इसका मतलब हम ब्रांच को एक आउटसाइडर मान रहे हैं बेटा। तो ब्रांच इज ट्रीटेड एज आउटसाइडर, यानी ब्रांच को डेटर्स मान लेते हैं, एज डेटर ट्रीट करते हैं। अब इसमें सर जी जो ट्रांजेक्शन्स ब्रांच और आउटसाइडर्स के बीच है वी डू नॉट रिकॉर्ड। तो ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर्स are not recorded like credit sales, discount or bad debts. Purchase by branch, sometime it may happen. Expenses paid by branch. Sir, here head office is not involved. And जहां head office is not involved, we will not record. We shall record only those transactions where head office is involved, right? Assets और liabilities क्योंकि हमारे हैं, हमारे मतलब head office के हैं, तो we also record those assets and liabilities. तो ये इसका मेथड का मेन सर हमारा क्रक्स है जो हमें कॉन्सेप्ट के रूप में समझना होगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग एसेट्स इधर, ओपनिंग लायबिलिटीज इधर। सर ओपनिंग रिजर्व पे आएगी, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। फिर गुड्स सेंट, कैश सेंट, कैश स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। जो हेड ऑफिस कर रहा है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे खर्च किया, डायरेक्टली एक्सपेंसेस पे किए। सर गुड्स सेंट दैट इज रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स सेंट दैट इज लोडिंग एलिमेंट, और बच्चों क्लोजिंग एसेट्स व्हाटएवर इज देयर एट ब्रांच, क्लोजिंग लायबिलिटीज इफ एनी, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। सर वन थिंग, कैश रिसीव्ड। सर ये जो ब्रांच कैश भेजेगी वो आएगा। सो दिस इज आवर मेन अकाउंट विच वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर। ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज एंट्रीज where head office is involved, क्योंकि branch is an outsider. So if outsider is taking transaction with another outsider, right, तो why should we record that? मैं तो नहीं करूंगा, so we are not going to record that. So this is how this account is prepared, and finally the profit or loss is there which we transfer to P&L account. So that is the fundamental concept. अब देखिए, इफ सम फिगर्स आर मिसिंग, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते करते हमारे साथ गेम खेलने लगता है। हाइड एंड सीक बचपन में खेलते थे बच्चों। अरे यार, आई स्पाइस और दप्पी और जाने क्या क्या चलता था उसमें। तो दैट टाइप ऑफ गेम, ये 3 क्यों लिखा? अच्छा, क्लास नंबर 3 इज दिस, ओके। तो ये जो अपना हाइड एंड सीक है ये चलता है। क्या करता है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन hides the figures
और कई बार तो ये भी छुपा लेता है कि उसने फिगर छुपाई है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर्स. So that is sometimes very important thing in a question like question number 6. तो जो चीज मिसिंग होगी that I will try to find. उसके लिए मेरे को ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, sometimes I have to prepare branch cash account. And let me tell you कि ये अकाउंट्स we are not maintaining in the books of head office, क्योंकि हम तो क्रेडिट सेल की एंट्री नहीं करते हैं. So these are memorandum accounts. These are the working notes. They are not part of books of account. They are not going to affect our trial balance. Let us start question number 6. Question is कि मोदी सेल्स मोदी नगर. तो आप देख ही रहे हो बेटा, इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि मोदी जी का जमाना है और वो जो मतलब कह दें कर दें वही सत्य है. एनीवे, हमारी इतनी वो नहीं है कि हम इतने बड़े व्यक्ति के लिए कुछ कमेंट करें. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कि मोदी लिमिटेड, मोदी नगर. अगर सोचो कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो क्वेश्चन कैसा होता? गांधी लिमिटेड गांधीनगर हैज ए ब्रांच एट दिल्ली. सॉरी, उनके नाम से खांसी आने लगी बेटा. तो लेट मी हैव द अकाउंट कॉल्ड दिल्ली ब्रांच अकाउंट. ठीक है बच्चों, एकदम आसान. यही मेन अकाउंट है. दैट इज व्हाई मैं इस मेथड को ब्रांच अकाउंट मेथड भी बोलता रहता हूं, क्योंकि मेरे को ना ब्रांच अकाउंट बनाना है, उसी से प्रॉफिट लॉस निकलेगा. बाकी तो सिंपल डबल एंट्री है, जब कहोगे बता दूंगा. Profit at 20% on sales price. So be careful. 20% on sales price. Invoice and sales जब तक डिस्टिंग्विश नहीं करेगा मैं सेम मानूंगा. तो इनवॉइस पे डायरेक्ट 20 होगा, 20/120 नहीं करेंगे. ठीक है. अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस. तो अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है कि अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो आइदर यू विल फॉलो द ब्रांच अकाउंट मेथड जो हम पढ़ रहे, और सेकेंड मेथड स्टॉक एंड डेटर्स. ओके, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा. और दोनों मेथड से आंसर सेम आता है. सर जी, फ्रॉम वेयर ऑल एक्सपेंसेस आर पेड. सो हेड ऑफिस इज पेइंग ऑल एक्सपेंस, तो वी विल पे, नो प्रॉब्लम. और हेड ऑफिस जो पे करेगा बेटा वो ब्रांच को डेबिट करेगा. हेड ऑफिस पे कर रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट. पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच पे करती है, तो आई विल नॉट पास द एंट्री फॉर एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, क्योंकि वो ब्रांच दे रही है, मैं तो दे ही नहीं रहा. सर जी, और 500 रुपए का कैश रखते हैं. ठीक है, रख लेंगे, अपना क्या जाता है. आइए, नाउ सी द फिगर्स. सर जी, बैलेंस ऑन 1 Jan, तो ओपनिंग बैलेंसेस हैं 1 जनवरी के. पेटी कैश, तो ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, इट इज 500. स्टॉक इन हैंड एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20,000. डेटर्स एट ब्रांच, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट 4,000. क्रेडिटर्स एट ब्रांच, ये क्या बात हुई? तो बाई ब्रांच क्रेडिटर्स कितना था? 1200. फर्नीचर एट ब्रांच, तो टू ब्रांच फर्नीचर अकाउंट 10,000. रेंट प्रीपेड, तो टू ब्रांच प्रीपेड रेंट अकाउंट. दिस इज एसेट ना बेटा. जो प्रीपेड रेंट है वो किधर आएगा? वो एसेट्स में आएगा. तो एसेट्स के साथ ब्रॉट डाउन करिए. ये सब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, एक आइटम नहीं दिया होगा. यू हैव टू कैलकुलेट. क्या नाम है उसका? ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट. इस पे 20% बचो 4,000 रुपए.
इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। अब देखिएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर हो गए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बोलो सर, अमाउंट इज 1,05,000, कैश सेल्स आई विल नॉट रिकॉर्ड। जो ब्रांच कैश भेजेगी वो एंट्री में निश्चित तौर पे करूंगा, लेकिन ये अमाउंट रेमिटेंस का होगा। क्रेडिट सेल्स नहीं रिकॉर्ड करूंगा, डेटर्स का अलाउंस नहीं करूंगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी नहीं करूंगा। सर मुझे ब्रांच जो पैसा भेजेगी वो लिखूंगा, बैड डेट्स भी नहीं करूंगा, कैश पेड टू क्रेडिटर भी नहीं करूंगा क्योंकि ब्रांच ने पे किया। क्रेडिटर्स ऑन 31 दिसंबर, ये तो क्लोजिंग पे आ गया, चलो जगह छोड़ के लिख लो यार, बाय 2। तो देखिए एसेट्स इधर आएंगी, लाइबिलिटीज इधर लेंगे, तो 2 ब्रांच क्रेडिटर्स, अमाउंट है 8,000, 8,000। सॉरी, ये तो कैश पेड की अमाउंट थी, इट इज 3,000, 3,000। सर पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, लो हेड ऑफिस ने पेमेंट्स किए, तो टू बैंक अकाउंट, रेंट दिया है, सैलरी दिया है, इंश्योरेंस दिया है, 2,000, 3,000 एंड 800, राइट। तो 2 और 3 5,800 हो गया। आप अलग अलग लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, ये वो व्हाटएवर। एंट्री हो रही है ब्रांच डेबिट टू कैश या ब्रांच डेबिट टू बैंक। कैश और बैंक से बच्चों फर्क नहीं पड़ता, बट आज के वर्तमान समय में इट इज अप्रोप्रिएट कि हम बैंक लिखें, बिकॉज कैश में एंट्रीज बहुत कम होती है। कैश कौन ले दे रहा है बताओ, है ना। तो टू बैंक अकाउंट। अब इसमें सम अमाउंट्स आर प्रीपेड, तो वो मैं अभी जब क्लोजिंग निकालूंगा वहां रिकॉर्ड करूंगा। ये एंट्री तो पेमेंट बेसिस पर होगी ना। पेमेंट्स मेड बाय ब्रांच, पेटी एक्सपेंस, सर ये नहीं लिखेंगे। ब्रांच कोई भी पेमेंट कर रही है मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना। मित्रों, क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस में इसने हमको ब्रांच ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट दिया है, सॉरी, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और देखिए बदतमीजी दिखा दिया, स्टॉक एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय एचओ। ओपनिंग में लिखा था एट इनवाइस प्राइस, क्लोजिंग में लिखा एट कॉस्ट। तो इसको मेरे को सर 30,000 को सेलिंग प्राइस पे लाना पड़ेगा 100/8, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट है। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है बेटा। तो ये हो गया 37,500। आप 30,000 लिखोगे आंसर तो भी आ जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि भाई इनवाइस पे दिखा रहे हैं, ये इनवाइस पर है, तो ये भी कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, तो यहां इनवाइस पे ही दिखाना है। तो कन्वर्ट करना पड़ा मुझे, क्योंकि बदतमीजी करी इसने। सर दिस इज कॉल्ड बदतमीजी। मतलब जब हमें इनवाइस प्राइस की जरूरत होती है तो तुम कॉस्ट प्रोवाइड करते हो, और जब हमें कॉस्ट की जरूरत होती है तो वो इनवाइस प्राइस देता है। तो एक तो पहले हम कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि हमें इनवाइस पे लिखना है, फिर हम ये देखें कि यार इसने तो कॉस्ट पे दिया है, तो लेट अस कन्वर्ट दैट इट इनवाइस प्राइस। तो ये सवाल में सर उसको जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाते, गिरो, हम नहीं गिरेंगे। आगे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10% लगा दूंगा, अभी करता हूं बेटा। अब देखिए ये फिगर मिसिंग है, सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। भाई पैसा तो आया होगा ब्रांच से, हम ये मानते थे कि जो कैश सेल है और जो डेटर से कलेक्शन हुआ वो ब्रांच हमें सेंड कर देती है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता राइट तो वो ब्रांच ने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है, मैंने देखा सर ब्रांच ने पेटी एक्सपेंस का पेमेंट करा है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ब्रांच के कैश में लेने पड़े। फिर आप देखो ब्रांच पेटी कैश, अगर नहीं है मैं डैश लगा दूंगा, नील लिख दूंगा, पर मुझे नाम तो लिख लेने दो। ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर, सर प्रीपेड रेंट। अगर बेटा नहीं होगी कोई चीज तो डैश मार्क कर देंगे, जीरो लिख देंगे, नील लिख देंगे, पर नाम तो लिख लो। ब्रांच क्रेडिटर्स और स्टॉक रिजर्व हो गए, ठीक। नाउ लेट अस सी कि क्या ये फिगर्स जीरो हैं, डैश करना है हमको या निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों वन बाय वन लेट अस टॉक। पेटी कैश वाली पॉइंट क्वेश्चन में जो टेबल दिया उसके ऊपर लिखा और द क्वेश्चन सेज कि such petty expense are paid by branch which is allowed to maintain petty cash balance of 500 on impressed system। तो ब्रांच 500 रुपए का पेटी कैश रखती है, इम्प्रेस्ड पे रखती है। तो इम्प्रेस्ड में क्या होता है, उतना बैलेंस बना रहता है। अगर 500 का इम्प्रेस्ड है तो इसका मतलब 500 का ओपनिंग भी है, 500 का क्लोजिंग भी है, अनलेस अदरवाइज टोल्ड बाय क्वेश्चन। तो अब मैंने देखिए बनाया मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट जस्ट टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर्स। बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, बैलेंस कैरिड डाउन 500, क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये है कि वी मेंटेन ए बैलेंस ऑफ 500 रुपीज। कैश सेल हुई ब्रांच पे, ब्रांच के डेटर्स से पैसा मिला बच्चों, ब्रांच ने पेटी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, ब्रांच ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया और रिमेनिंग अमाउंट ब्रांच ने हेड ऑफिस भेज दी। ये फिगर चाहिए, इसके लिए मुझे पूरी ब्रांच की कैश बनानी पड़ेगी। तो ये अकाउंट जो हम बनाएंगे ये ब्रांच के व्यू पॉइंट से बनेगा और हम ये मान लें कि हम ब्रांच पर बना रहे हैं, क्योंकि ब्रांच का कैश का हिसाब है। सर 80,000 कैश सेल हुआ, 40,000 इन्हें डेटर्स से प्राप्त हुआ, 300 रुपए इन्होंने स्पेंड कर दिए, 8,000 रुपए क्रेडिटर्स के खर्च हो गए और जो रिमेनिंग अमाउंट थी बच्चों दे मस्ट हैव सेंट दैट अमाउंट टू हेड ऑफिस। सो आई नीड द फिगर विच दे सेंट टू अस, अस मीन्स हेड ऑफिस। तो कितना पैसा उन्होंने भेजा है उसके लिए मेरे को पूरा अकाउंट बनाना पड़ गया, राइट। This is the balancing figure 111,700. Okay, so this is cash received. जो ब्रांच का कैश था उसका ये हिसाब है, and this is not part of books of account. It is memorandum. It is just a working note to find out the missing figure. Hide and seek. The question is playing with us. Fine? Is it clear बच्चों? आसान है बेटा, कैश निकाला। देखिए आप ऑल्टरनेटिवली इस खर्चे को यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो हैं और ये पूरी कैश रिसीव कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन ठीक नहीं है। आवर प्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, क्योंकि एज पर सिस्टम, बिकॉज द ब्रांच इज बीइंग ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर, so whatever amounts the branch is paying, the cash which is being paid by branch, head office is not concerned with that, and we at head office should not record those entries. We will record only that amount which is being realized by us, that is head office. तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, but alternative treatments exist and you will get the answer, but personally I feel कि वो गलत है। मतलब अगर मुझे कॉपी चेक करने को दोगे तो मैं मार्क्स काट लूंगा, भले ही आपका आंसर मैच हो रहा है, बट आई विल डिडक्ट योर मार्क्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर है। स्टिल कुछ बुक्स में दे हैव ट्रीटेड इट डिफरेंटली, तो मैं उसको गलत कह रहा हूं, पर क्या कह रहा हूं कि पर्सनली आई फील दैट इज रॉन्ग, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग,
लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम इन एक्सपेंस को यहाँ दिखा दें और इस पूरी अमाउंट को हम यहाँ ले लें, तो बेटा बात तो वही पड़ेगी ना, जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो। भैया ये 500 तो देखो कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं, दिस माइनस दिस बराबर दिस, मैंने ये एंट्री करी, आप इधर एक 20 कर लो और 8300 यहाँ चिपका दो, तो आंसर तो आ ही जाएगा। अब वो सही है या गलत है, व्हाट आई एम सेइंग, क्या मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट ब्रांच इज एन आउटसाइडर एंड व्हेन ब्रांच इज मेकिंग पेमेंट आई विल नॉट रिकॉर्ड, आई विल रिकॉर्ड ओनली दोज अमाउंट्स, दोज एंट्रीज वेयर हेड ऑफिस इज इन्वॉल्व। मैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में कर रहा हूं, ओके, स्टिल कर सकते हो आप क्योंकि सर्टेन बुक्स में किया हुआ है। चलो, तो दैट मैटर इज क्लियर, कट। तो ये रेमिटेंस की अमाउंट निकाली मैंने, सर जी पेटी कैश में पहले लिख चुका। इंप्रेस का मतलब होता है वी आर मेंटेनिंग दैट बैलेंस। अब आइए डेटर्स पे। सो दिस फिगर इज अगेन मिसिंग, बनाओ मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स। अब यो कैसे बनेगा भाई, तो देखो बेटा, बैलेंस बीडी नॉर्मल डेटर्स अकाउंट यो 4000, क्रेडिट सेल्स दे रखी है कि नहीं दे रखी है, दी क्यों नहीं होगी, अरे भैया बनवाओ कैसे, अकाउंट कैसे बनवाओगे वैसे, 45, कैश 40,000, और सर जी अलाउंस टू डेटर्स 500 रुपए, बैड डेट्स 200 रुपए, कैश पेड क्रेडिटर रेंट, सर जी और कुछ नहीं है, तो बैलेंस निकाल लो भाई, डेटर्स में और कुछ नहीं है, तो 40 गया, 5 और 4 9, 8,300, सर बैलेंसिंग अमाउंट है, तो ये भी हमने निकाल लिया। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाने, 10,000 माइनस 1,000, 9,000, ओके। अब खाली प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग निकालना रह गया। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट we should record the prepaid and outstanding things at the end of the year. तो अगर आप देखिए तो जो रेंट का पेमेंट हुआ है वो 1 ईयर का हुआ है, और अप टू 1 अप्रैल, जबकि हमारा जो अकाउंट बन रहा है बच्चों वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बन रहा है। तो 1 जनवरी 2002 टू 31 दिसंबर 2002, जो भी ईयर दिया इक्वेशन, और हमने सर पेड ऑन लिखा है सर, तो इस दिन दिया, तो ये कब तक का हो गया, 31 मार्च 2003 तक का हो गया, 3 मंथ्स प्रीपेड। तो रेंट हमने पे किया है बच्चों 2000, 3 मंथ प्रीपेड 500 लिखो, प्रीपेड रेंट 500 रुपए। उसके बाद देखिए इंश्योरेंस में भी 31 मार्च 2003 तक का है, तो मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, सेम प्रिंसिपल्स विल अप्लाई, और 3/12 करने का है, तो ये 200 रुपए आएगा बच्चों, ओके। तो यहां लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट में आप लिखोगे 200 आई टू P&L अकाउंट द प्रॉफिट। सर सब कुछ तो लिख लिया, जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, आई नोटेड डाउन एवरीथिंग, आई डोंट थिंक कि कुछ मिस हो रहा है। फिर भी आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, कहीं कुछ धोखा ना हो रहा हो, गड़बड़ ना हो रही हो। और सर जी बस 1 मिनट, अच्छा आप लोग तो बहुत फास्ट हो एंड पहले ही कर लेते हो गए,
या ऐसी स्थिति में वीडियो को आगे बढ़ा देते हो। तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, वो आप देखो 16,700 आया मेरा, बट जबकि यहां पे 37,700 दिया हुआ है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंस आया। और यस, सॉरी, वन मिस्टेक ऑफ माइंड, बाई गुड सेंड टू ब्रांच मिस हो गया, देखो जल्दबाजी में, एंड इट इज द लोडिंग एलिमेंट। सर 1,05,000 इज द इनवॉइस प्राइस, इसका 20 रह गया, 21। तो सही करने भाई हो जाता है कभी कभी 37, सब कुछ बताने के चक्कर में नॉर्मल पॉइंट मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए उस गलती के लिए। आगे चलते हैं बच्चों, कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो लिखना ही होता है इनको। तो अब बाकी के पॉइंट्स में सिर्फ एक बार मैं सोच लेता हूं कोई चीज और एक्सप्लेन करनी हो मेरे को, तो पॉइंट वाइज मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं। पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस दिया था, फिर क्वेश्चन ने कहा कि दे हैव एन इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड में क्या होता है, उतनी अमाउंट हमेशा बनी रहती है, एडवांस रहता है, उसमें से स्पेंडिंग होती है। तो भले ही वो नहीं कह रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रेस सिस्टम मैंने 500 का बैलेंस लिया, कंसीडर किया। इस स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी, इसमें कुछ ज्यादा करने को नहीं था, इसका 20% यहां छाप दिया। डेटर्स का ओपनिंग आएगा ही आएगा बेटा। फर्नीचर, यस, तो जो भी एसेट्स हैं एट ब्रांच, दे ऑल आर शोन हियर। क्लोजिंग एसेट्स आर शोन हियर एट WTV, एट देयर वैल्यू जो उस दिन होनी चाहिए। तो अगर देखिए P&L बनाते तो ये फिगर नहीं आती, ये भी नहीं आती, लेकिन 1,000 का डेबिट डेप्रिसिएशन आता। यहां पे भी तो वही हुआ बेटा, ये ले लिया, ये ले लिया, 9,000 ले लिया, नेट देखो 1,000 डेबिट हो रहा है ना। प्रीपेड रेंट दिया हुआ था, दिमाग मारने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने गुड्स सेंड किए, इनवॉइस वैल्यू पे दिया था, उसका लोडिंग रिवर्स कर लिया, तो कॉस्ट पे आ गई एंट्री नेट। फिर हमने खर्च किया, जो एक्सपेंस हम करेंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट से जाएगी एंट्री, ब्रांच डेबिट टू बैंक। अब 3 बार लिखो, ब्रैकेट में रेंट, इंश्योरेंस, जो कुछ भी है वो लिख देना। फिर लाइबिलिटीज इधर आएगी। अब क्रेडिटर्स भी दिए हुए, दे दो, हमारा क्या जाता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स उधर बच्चों, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इधर आ गए। क्लोजिंग स्टॉक उसने कॉस्ट पे दे दिया, तो कॉस्ट पे दे दिया तो क्या करा हमने, उसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करके रिजर्व दिखाई। आप 30,000 भी वहां लिख दो, रिजर्व गायब कर दो, तो आंसर तो आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन गलत हो गया। डेटर्स के लिए वर्किंग नोट, इस कैश के लिए वर्किंग नोट, फर्नीचर 9,000 समझ आ गया, डेप्रिसिएशन काट के, दोनों प्रीपेड, 3-3 महीने की अमाउंट्स प्रीपेड है, कैलकुलेट कर लो। एंड वॉट एवर एसेट्स आर देयर, वो इधर आ जाएंगी, अपनी प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये सवाल अपना खत्म हो गया। चलिए, तो आई होप कुछ चीजें आपको और क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी बेटा। हाउ टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन इज हाइड एंड सीक। तो मेरा जो मेन फोकस था इस आंसर में, एक तो मिसिंग फिगर्स कैसे ढूंढे उस पे था, दूसरा चीज की ब्रांच एक आउटसाइडर है, तो जो एक्सपेंस वो पे कर रहे हैं, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग, हम नहीं करेंगे, और इस प्रकार से वो हमारा निकल आएगा। सर हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और देखो, यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉफिट, करना नहीं है बच्चों, ये मैं कोर्स के बाहर जा रहा हूं, मैं कोर्स के बाहर जा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक 16,000, सर जी कॉस्ट पे लिया बेटा, सेल्स, मैं बेटा कोर्स के बाहर हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि देखो जो बनाया है वो है सही। कैश सेल 80,000 है, क्रेडिट 45 है, 80 एंड 45 125। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बताइए सर जी, बोरा 30,000, कॉस्ट पे ले लो प्लीज। परचेज की जगह गुड सेंट और कॉस्ट पे ले लो, 105 माइनस 21 84।
ग्रॉस प्रॉफिट निकालना जरूरी है क्या? चलो आ जाएगा। बैड डेट्स, तो बैड डेट की अमाउंट है 200 रुपए। सर ये P&L अकाउंट नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं, अलाउंस 500 रुपए। सर रेंट का हमने पेमेंट किया है, तो देखिए रेंट जो हमने पे करी है उसकी अमाउंट कहाँ गई? पेमेंट्स रेंट 2000, तो 400 प्लस 2000, देखो ओपनिंग ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1900 रुपये। ठीक। सैलरीज, सैलरीज में कोई पॉइंट नहीं है, 3000 सिंपल ही ले लो। इंश्योरेंस 800 रुपये दिया है लेकिन 200 प्रीपेड है, तो यहाँ तो 600 आएगा। पेटी एक्सपेंस दे हैव पेड 300 रुपीज, ये भी आएंगे। स्टॉक मैंने ले ही लिया, डेप्रिसिएशन आएगा 1000। ब्रांच ने परचेज भी किया है बच्चों, तो बेटा देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1200, क्लोजिंग है 3000, पेमेंट हुआ 8000, तो 8 और 3 11 माइनस 1200। 9800 की परचेज बाई ब्रांच है। सर देखो 1200 की ओपनिंग थी, 98 की परचेज हो गई, 8000 का पेमेंट, 12,300 बच गया। ठीक है। सर देखो ये नॉर्मल ट्रेडिंग P&L है जो कि कॉस्ट पे मैं बना रहा हूं। पेटी कैश नहीं आएगा, एक्सपेंस आएंगे, स्टॉक आएगा, डेटर्स नहीं आएंगे, सेल आएगी, डिस्काउंट आएगी, बेड डेट आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल तरीके का अकाउंट है, राइट। गुड्स एंड कॉस्ट पे ले लिया एज परचेज, एक्सपेंस मैंने सर एक्रूअल बेसिस पे डाले, एक्रूअल अकाउंटिंग जिंदाबाद। मित्रों क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, परचेज आएगी, रिजर्व आएगी नहीं क्योंकि मैं कॉस्ट पे ले रहा हूं चीजों को, तो कैश तो आता ही नहीं है इसमें जो भेजा गया आया है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि मेरा आंसर टैली होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 45,200 है, यहां भी आ जाएगा, माइनस 200, 500, 1900, 3000, 600, 300 और 37,700 है। सही आ गया बच्चों? तो ये अकाउंटिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है, बट है थोड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा ये है। मतलब यू आर रिकॉर्डिंग स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, कैश इन सेम अकाउंट, बट यही डेटर्स मेथड है बच्चों, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, और इस प्रकार से ये मेथड मेरा चलता है। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए इसमें डेटर्स मेथड में जब हम सर प्रॉफिट निकालेंगे तो अल्टीमेटली वो पीएल में जाएगा, तो हेड ऑफिस इतने ही अकाउंट बनाएगा, बाकी ये सब अकाउंट्स भी बनेंगे छोटे छोटे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से वक्त आ गया है होमवर्क देने का। तो कल मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 5, 6, 7 होमवर्क था, आपने मुझसे 6 पूछा, तो 7 शायद हो गया होगा क्योंकि सीम्स टू बी इजी। और 7 में बेटा ब्रांच अकाउंट ऐसे ही बनेगा, मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग पीएल टू प्रूव योर रिजल्ट्स, वो ये बना। ये देखो मैं बता रहा वर्किंग नोट है मैं दिखाने के लिए, तो इस पे मेमोरेंडम लिख देना और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन 7 का ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा। चलिए तो एक बार दोबारा से वक्त आ गया है होमवर्क देने का। अब तो मैं देखिए ज्यादा दे सकता हूं आप लोगों को, और 15 तक क्वेश्चंस हैं, तो आज की होमवर्क थोड़ी सी ज्यादा है, 8 to 50, क्योंकि आप लोग भी काफी फ्री चल रहे हो, कोई ज्यादा क्लास होनी नहीं है, आने जाने में भी समय लगता था वो भी खराब नहीं हो रहा आप लोगों का, छोटी छोटी क्लासेस आ गई है,
30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो टाइम बच ही रहा होगा बेटा, तो आप आराम से कर लोगे। जो भी दिक्कत है बताना मेरे को, फिर और आगे चलेंगे और फिर अगली बात करेंगे। तो फिलहाल इतने, और जो कुछ भी एग्जाम्स का चल रहा है वो आपको पता ही होगा। अभी आपके एग्जाम्स पे कोई खतरा नहीं है, वो नवंबर में ही है, और ये पहले करिए फिर बात करते हैं। चलिए, तो इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।